हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका क्लासेस बाय शैली में। और फिर से हम अपना स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट। और चैनल पे आप आए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद इसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ जो भी टेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। टेट एग्ज़ाम मीन्स सीटेट है आपका, चाहे वो आपका उत्तराखंड टेट हो या फिर आपका आने वाला यूपी टेट हो। अगर कोई भी आप किसी भी टेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरे साथ आप प्रैक्टिस के लिए जुड़ सकते हैं बिल्कुल, जिसमें हम अपना प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं PYQs मीन्स अपने लगा रहे हैं। ठीक है, तो PYQ जैसा कि मैंने हर वीडियो में बताती हूँ कि हमें बताते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में इम्पॉर्टेंट हैं या फिर आते हैं, तो उसी के बिहाफ पे हम अपनी स्टडी करते हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को बताइए। आप केवल प्रैक्टिस के लिए मेरे साथ जुड़ सकते हैं और इसके बाद फिर हम छोटे छोटे टॉपिक्स लेके अपने सारे पार्ट्स को जल्दी ही हम रिवाइज कर लेंगे। अगर आप उसमें और कमेंट में कमेंट ज़रूर लिखिए अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है या आप चाहते हैं कि छोटे छोटे टॉपिक करके हम पूरा सिलेबस अपना EVS का और साइंस कंटेंट का कंप्लीट कर लें। ठीक है फ्रेंड्स, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या स्टार्ट कर रहे थे अभी तक हमने फ्रेंड्स अपनी लगभग ये हमारी 4th और 5th क्लास है, जिसमें हमने पहले से 4 क्लास तक सारे PYQ किए हैं। ठीक है, EVS का हमारा पूरा एक प्रैक्टिस सेट खत्म होने वाला है। ठीक है, PYQ का और साइंस का कंटेंट का भी हमने किया है और अपना साइंस की पेडागोजी भी। तो आप जो वीडियो आपने नहीं देखी है उसे जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो आज ही हमारी 4th या 5th क्लास है, जिसमें हम अपना EVS की पेडागोजी के जो क्वेश्चंस बच गए थे उसी को लेके कर रहे हैं। ठीक है, और कल फिर हम अपना नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट उठाएंगे। तो यहाँ पर हमारा एक पूरा क्वेश्चन पेपर खत्म हो गया है साइंस का और EVS पेडागोजी का। चलिए, जो क्वेश्चन है आज हम उनको डिस्कस कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टूल फॉर द फॉर्मेटिव असेसमेंट ऑफ द लर्निंग इन EVS। ठीक है, देखो अब इसमें पूछ रहा है फॉर्मेटिव असेसमेंट, किसके बारे में पूछ रहा है? फॉर्मेटिव असेसमेंट के बारे में ध्यान रखना है। ठीक है, उसका कौन सा एक टूल नहीं है? क्या पूछा है? नहीं। नहीं पे ध्यान देंगे, जैसा कि मैं हर बार बोलती हूँ कि नॉट या ट्रू अगर ऐसा है तो उसमें क्वेश्चन को ज़्यादा ध्यान से हमें पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, सबसे पहला है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो हमें पता है कि जो बच्चा पूरे साल में जो करता रहता है डे बाय डे या फिर जो भी उसकी प्रोग्रेस होती है वो टीचर इसमें लगा के रखती रहती है। ठीक है, रेटिंग स्केल्स क्या होती हैं? जहाँ पे टीचर क्या है उसे छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं, उसमें उसकी परफॉर्मेंस के बारे में टिक करती रहती है। ठीक है, और ये क्या होती है? डे बाय डे। फॉर्मेटिव असेसमेंट आपको पता है ड्यूरिंग होता है, चलता रहता है। ठीक है, पूरे साल होता है, ये जानने के लिए कि कितनी प्रोसेस हो रही है। एनेक्डोटल रिकॉर्ड भी यही है कि जो बच्चा पढ़ रहा है, ठीक है, पूरे साल का जो उसका रिकॉर्ड है वो क्या करते रहते हैं, हम इसमें जमा करते हैं। ठीक है, एनुअल अचीवमेंट। एनुअल अचीवमेंट टेस्ट क्या होता है बच्चों? ये एनुअल अचीवमेंट क्या होता है? ये लास्ट में होता है। ठीक है, और ये किसका पार्ट माना जाता है? जो लास्ट में या एंड में होता है वो कौन सा होता है? हमारा समेटिव होता है। कौन सा होता है? समेटिव होता है। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट का टूल नहीं है। और जबकि ये तीनों पोर्टफोलियो हो, ये कर्म निर्धारण मापनी, रेटिंग स्केल या फिर एनेक्डोटल रिकॉर्ड जो है, ये तीनों हमारे फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए हैं। क्यों? क्योंकि इनमें डे बाय डे जितनी भी प्रोसेस होती है पूरे साल की वो सब इसमें रिकॉर्ड होती है। लेकिन जो वार्षिक जो एंड में होता है वो हमारा कौन सा होता है? सुमेटिव होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इस प्रैक्टिस सेट को क्या कर सकते हो? आप कहीं से भी अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो या घर बैठे अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप कुछ नहीं है, छोटे छोटे प्रैक्टिस सेट हैं, आप मेरे साथ जुड़ सकते हो इसमें। और इसमें हम अपने प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस 2011 से लेके अपने जितने अभी तक भी हमारे हुए हैं CTET के, चाहे यूपी टेट के या फिर हमारे उत्तराखंड के, उनको एक एक बार लेके हम सारे इनको ख़त्म करेंगे। ठीक है, और आप इनको लास्ट में क्या है, इसकी वीडियो की आप स्पीड को इंक्रीज करके भी इन क्वेश्चंस को लगा सकते हो। आप कहीं से भी प्रिपेयर कर रहे हो, अपने आप कर रहे हो, तो आप मेरे साथ जरूर जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड? हमें क्या अवॉइड करना है वाइल असेसिंग, ठीक है, चिल्ड्रन इन EVS? जब हम EVS में बच्चों का आकलन कर रहे हैं तो हमें क्या ऐसी चीज़ है पर्यावरण अध्ययन में जो अवॉइड करनी चाहिए? ठीक है, सबसे पहला जजिंग द आंसर, बच्चों के आंसर जज करने चाहिए इन द टर्म ऑफ राइट और रॉन्ग। ठीक है, इसको रखते हैं।
डिस्कस करना चाहिए व्हाट वी हैव लर्न, कि हमने क्या लर्न किया है एट द एंड ऑफ द चैप्टर ऑफ द ईवीएस टेक्स्ट बुक ऑफ द क्लास 5, या फिर हमें चैप्टर खत्म करने के बाद कि हमने क्या सीखा ये डिस्कस करना चाहिए। ठीक है, ये तो होना चाहिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है कि समरी के तौर पे हमें लास्ट में उन्हें बताना चाहिए। यूज द इंडिकेटर फॉर द असेसमेंट, आकलन के संकेतों का वो लगना चाहिए जब असेस कर रहे हैं, मतलब उसको आकलन कर रहे हैं तो ये भी होने चाहिए इंडिकेटर भी। उसके बाद क्वालिटेटिव असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन लर्निंग, बच्चों के सीखने का गुणात्मक आकलन भी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। क्वालिटी पे भी हम बिल्कुल ध्यान देंगे। ठीक है, लगातार फॉर्मेटिव असेसमेंट इसीलिए तो हम करते हैं कि डे बाय डे की जो प्रोग्रेस है वो हम नोट डाउन करते रहें। ठीक है, तो इसमें क्वांटिटेटिव होना भी, क्वांटिटेटिव होता तो हम सोचते, लेकिन यहाँ पर क्या है, क्वालिटेटिव, गुणात्मक, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। संकेतों का प्रयोग कर सकते हैं हम, सेकंड को कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते कि हम उसको सही ये कहें कि तुमने बिल्कुल गलत किया है, ये आंसर रॉन्ग किया है। ये करने की बजाय हम उसको डिस्कस कर सकते हैं कि हम देखो यहाँ पर ये ऐसे, यहाँ पर ऐसे, लेकिन उनको जजिंग करना उनके राइट और रॉन्ग से ये थोड़ा अटपटा है, तो ये हमें इससे बचना चाहिए। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर विल बी 1 विल बी द राइट आंसर। तो पहला वाला हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है, देखो क्वेश्चन देख रहे हैं आप, इतने ही बड़े आपको क्वेश्चन होंगे जो टाइम का बोलते हैं ना। एक तो देखो इसमें आपको फिल करने के लिए ही टाइम चाहिए, कि हमारी बुकलेट मिलती है और उसे भरने के लिए भी कई बच्चे तो क्या करते हैं, पहले टिक कर लेते हैं, बाद में उन सर्कल को फिल करते हैं। कई क्या होते हैं, साथ के साथ करते हैं। लेकिन क्या होता है कि थोड़ा सा टाइम लगता है हमें। वो टाइम क्यों नहीं मिल पाता, क्योंकि क्वेश्चन की देख रहे हैं आप स्ट्रेंथ कितनी लंबी लंबी है पेडागोजी में, और ये आपकी हर सब्जेक्ट की में मिलेगी। इसीलिए थोड़ा सा हमें ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है और अपनी स्पीड को भी मेंटेन करना है, ताकि हमारा पूरा क्वेश्चन पेपर ठीक तरीके से पढ़ के हो जाए। देखो, ए टीचर ऑफ क्लास 5 कंडक्ट एन एक्टिविटी इन विच शी आस्क्ड हर चिल्ड्रन, अपने बच्चों से पूछ रही है टू ड्रॉप सम शुगर, आपको कुछ चीनी जो है वो ग्राउंड पर डालनी है। इन आस्क देम, और उनसे पूछना है टू वेट, ठीक है, अनटिल द आंट कम, और वेट करना है कि जब तक उस पर चींटियाँ ना आ जाएं। चिल्ड्रन कैन गिवन मीनिंगफुल लर्निंग फ्रॉम दिस एक्टिविटी इफ टीचर, इसमें टीचर क्या कर रही है, बच्चों को उसने कहा कि चीनी लो और फर्श पे डाल दो और देखो कि चींटी यहाँ पर आती है या नहीं। ये आपके क्लास 5 के जो सेंसेस वाला चैप्टर है ना, उसमें से ही है। ठीक है, 5 सेंसेस जो है हमारी, उसमें टीचर क्या कर रही है, इनकरेज हिज और हर चिल्ड्रन टू ऑब्जर्व द एक्टिविटी, ऑब्जर्व करने के लिए बोल रही है। देखो, एनकरेज हिज और हर चिल्ड्रन शेयर द एक्सपीरियंस, इसमें शेयरिंग की तो कोई बात हो नहीं रही है। ठीक है, एनकरेज हर और हिज चिल्ड्रन टू ऑब्जर्व शेयर देयर एक्सपीरियंस फॉलो बाय डिस्कशन ऑन एक्टिविटी, ये भी थोड़ा सा फिर शेयरिंग आ रही है। इनकरेज हर और हिज चिल्ड्रन टू आंसर द क्वेश्चन एट देयर, ये तो हो ही नहीं रहा है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करने को कह रही है, बच्चों को घर से प्रेरित करने के होमवर्क रिलेटेड टू द एक्टिविटी, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, अब इसमें देखो हमें सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा नजर आएगा, इनकरेज कर रही है अपने बच्चों को ऑब्जर्व द एक्टिविटी, कि हाँ भाई ठीक है, टीचर ऑफ द क्लास 5 कंडक्ट इन विच आस्क हर चिल्ड्रन टू ड्रॉप, वो खुद करने के लिए बोल रही है, टीचर तो खुद कर नहीं रही है। ठीक है, अब दूसरा शेयर द एक्सपीरियंस, ठीक है, एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए बोल रही है, या फिर हर और हर चिल्ड्रन ऑब्जर्व शेयर एक्सपीरियंस फॉलोड बाय द डिस्कशन ऑन द एक्टिविटी। अब देखो ये वाला हमने कहा था इसको रोक के चलेंगे हम, सबसे जो अच्छा ऑप्शन हमें लग रहा है, कौन सा लगा, हमने तीनों को ध्यान से पढ़ा, फिर ध्यान से पढ़ा तो हमें नजर आया कि ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर, कि उनको ऑब्जर्व करेंगे, फिर सारे बच्चे अपने अपने एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे क्योंकि एक्टिविटी है ये, और डिस्कशन करेंगे उस एक्टिविटी पे, कि जब मैंने चीनी डाली, कोई कहेगा मेरे में तो तुरंत आ गई, कोई कहेगा मेरे में थोड़ी देर बाद आई, तो ये सब चीज़ें इसमें होंगी। तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से देखो हमें क्या करना है, अपना सारे आंसर्स को चेक करना है कि हमें सबसे अच्छा आंसर इसमें कौन सा निकल आता है। देखो पेडागोजी एक ऐसा पार्ट है कि आप अपने तरीके से, हर कोई इसमें अपना तरीका लगाता है, अपने नज़रिए से देखता है कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है, लेकिन उसमें आंसर कौन सा होता है जो सीटेट हमें देता है वही माना जाता है। तो देखो सबसे जो करेक्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे वो क्या है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो इस तरीके से समझदारी से हमें ऑप्शन चूज करने होते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग लिस्ट, नीचे लिस्ट दी गई है, इन दिस लिस्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स, इसमें क्या है, कुछ तो सेम है और एक अलग है, वही हमें निकालना है। फिश है, ठीक है,
क्रो है, क्रोकोडाइल है, टोर्टोइस है। देखो फिश है, वाटर से रिलेटेड है, क्रोकोडाइल भी पानी में है, टोर्टोइस भी पानी में, लेकिन जो क्रो है दैट इज द बर्ड, ये क्या है, बर्ड है। तो ये सबसे अलग है, बाकी ये सारे क्या हैं आपके, आपके कौन से हैं, ये पानी में रहने वाले हैं, ठीक है। तो इनको हम एक में रखेंगे, और जो क्रो है दैट इज द बर्ड, ये बर्ड की कैटेगरी एव्स में आता है, इसीलिए सबसे ओड है। तो आंसर नंबर सेकंड विल बी द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट इसमें देखो मिलान है सिटी और स्टेट के बारे में, और मोस्ट देखो अब फूड पे भी आ रहा है ना, कि कौन सा फूड कहाँ का फेमस है, तो ये भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। देखो केरला का, इसमें देखो मुझे ये आप ध्यान से देखो, इसमें आपको कुछ नहीं पता, ये समझ के चलो। यहाँ पे कोकोनट, देखो केरला में सबसे ज़्यादा कोकोनट होता है, ठीक है, तो कोकोनट ऑयल वहीं होगा जो, और सी के पास है, समुद्र के आसपास कोस्टल एरिया है, तो फिश भी होंगी ज़रूर। तो मेरे को पता है कि कोकोनट सबसे ज़्यादा केरला में है, फिश भी यहाँ पे ही होंगी ज़रूर। तो बी का मैंने 3 लगा दिया, ठीक है, 3 से मैच किया। अब मैं देखती हूँ कि क्या मेरा बी का थर्ड किसी में है, मेरा बी का थर्ड है सी वाले में। देखो मेरा पहला तो यहीं से निकल गया, कि अगर मैं एक ही कंफर्म हूँ तो यहीं से, आप देख रहे हैं आपको चारों भी नहीं पता है, अगर एक भी इनमें से कंफर्म है तब भी हमारा क्या हो जाता है, आंसर निकल जाता है। देखो अब हम देखेंगे ए का 5 तीनों में है, ठीक है। हांगकांग, हांगकांग का क्या है, कुक्ड स्नेक, क्या है वो, पकाए हुए सांप खाते हैं, ठीक है, तो ए का 5 हो गया। अब हम देखेंगे सी कश्मीर, कश्मीर में क्या है आपका, सी का सेकंड, फिश कुक्ड इन मस्टर्ड ऑयल, किसमें, मस्टर्ड ऑयल में, ठीक है। और डी गोवा, गोवा का क्या है, 1 बॉइल्ड टॉपिका विद एनी करी, करी के साथ, टॉपिका एक फूड होती है, राइस फूड होता है ये भी, ठीक है, तो उसके करी के साथ इनको खाना, ये कहाँ का है, डी गोवा का। तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग बर्ड्स स्पीसीज मूव इट्स नेक बैक एंड फोर्थ विद ए जर्क, ठीक है, जर्क का मतलब एकदम झटके से, कौन सी ऐसी बर्ड की प्रजाति है इनमें से जो अपनी गर्दन को आगे पीछे एकदम झटके से करता है, ठीक है। ये एनसीईआरटी में ही है, एक चैप्टर बर्ड की, बीक ऑफ बर्ड करके क्लास 5 में, ये उसमें से है, ठीक है। तो इसमें आउल है, क्रो है, आपका बरबेट है, या फिर मैना है, बसंत गौरी। तो इनमें से कौन सा है, तो इसमें बिल्कुल फैक्चुअल है ये एनसीईआरटी का, आउल जो है वो अपनी नेक को क्या करता है, गर्दन को झटके से आगे पीछे करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट वन है, डिस्क्रिप्शन दे रखा है हाउसेस का, ठीक है, ये शेल्टर सो हाउस है, ये भी आपका बिल्कुल प्योर एनसीईआरटी बेस है। तो देख रहे हैं आप एनसीईआरटी के कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं, फूड वाला एनसीईआरटी से था हमारा, बीक वाला एनसीईआरटी से था, ये वाला एनसीईआरटी पे है, माउंटेन वाला, बहुत से ऐसे चैप्टर हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें एनसीईआरटी के बिल्कुल एज इट इज़ क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो हम एनसीईआरटी भी कर सकते हैं फ्रेंड, लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट करके आप बताइए, तो हम एनसीईआरटी को भी शुरू कर देंगे, ठीक है। इन राजस्थान द विलेजर्स लिव इन मड हाउस, राजस्थान में मिट्टी में रहते हैं विद द रूप ऑफ थॉर्नी बुशेस, देखो थॉर्नी बुशेस आ गया, वहाँ पे कांटेदार पत्तियाँ वगैरह होती हैं, तो बिल्कुल ये सही है। ए का, मिट्टियों के घर होते हैं, मिट्टी के क्यों होते हैं, ताकि वो ठंडे रहें, ठीक है। मनाली हिमाचल प्रदेश में, हाउस आर मेड अप ऑफ बैम्बू ऑन पिलर, ये मुझे नहीं पता, आप ये सोचो कि इसको होल्ड करके रखो, आपको नहीं पता। इन ले में बिल्कुल फैक्चुअल है एनसीईआरटी वाला, इन ले 2 फ्लोर हाउसेस बने होते हैं मेड अप ऑफ स्टोन, ठीक है, बिल्कुल दे रखा है एनसीईआरटी की हूबहू लाइन है ये। द ग्राउंड फ्लोर, जो नीचे का फ्लोर होता है वो एनिमल के लिए और अपने फूड को स्टोर करने के लिए होता है, या उनकी ज़रूरी चीज़ें, ठीक है। ले में ये बिल्कुल एज इट इज़ दे रखा है आपकी एनसीईआरटी में, ठीक है। तो ये ए और सी बिल्कुल करेक्ट है। ये बैम्बू वाले जो हाउस हैं ये असम में होते हैं, कहाँ पे होते हैं, असम में, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है ना कि पानी वगैरह, बाढ़ वगैरह ज़्यादा आती है, तो जो हाउसेज हैं वो खंभों पे बनाए जाते हैं, इस तरीके से ऊपर बने होते हैं, नीचे पिलर्स होते हैं, ऊपर हाउसेज होते हैं, ठीक है, इस तरीके के हाउस बने होते हैं ताकि पानी जो है वो घरों में ना घुसे। तो ये मनाली में नहीं होते, इसलिए बी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए और सी बिल्कुल करेक्ट है, तो सी हमारा आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट वन देखो, बिल्कुल एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी का है ये, नंदू नाम का एक चैप्टर है जो हाथी के ऊपर है, ठीक है, नंदू, ठीक है, उसके ऊपर है। तो देखो एनसीईआरटी कितना अहम रोल प्ले कर रही है आपके सीटेट एग्जाम में। तो अगर आपको एनसीईआरटी पढ़नी है,
ठीक है, तो आप कमेंट में ज़रूर करेंगे तो हम अपनी एनसीईआरटी सीरीज़ भी चलाएंगे और जल्दी से इसको ख़त्म कर लेंगे। एलिफेंट्स डू नॉट रेस्ट वेरी मच, बहुत मोटे होते हैं, ठीक है, इनका पूरा जो टाइम है वो अपना खाना खाने में ही, उसको पचाने में ही निकल जाता है। तो बिल्कुल फैक्ट है, बिल्कुल सही लिखा है और एनसीईआरटी में भी लिखा है कि वो केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। इस वाले में आपके क्या है, स्लीपिंग टाइम है, एनिमल के क्या है, स्लीपिंग टाइम है, तो ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये चैप्टर एनसीईआरटी के बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप एनसीईआरटी बिल्कुल पढ़ेंगे किसके लिए, अपने उत्तराखंड और सीटेट के लिए, ठीक है। 2 से 4 घंटे बिल्कुल सही है ये। एन अडल्ट एलिफेंट कैन ईट 200 kg ऑफ लीफ, बिल्कुल खा लेता है, ठीक है, ट्विग इन ए डे। दे लव टू प्ले विद मड एंड वाटर एंड मड कीप देयर स्किन कूल, ठीक है, उनको इसमें खेलना बहुत भाता है, ठीक है, बहुत भाता है, बिल्कुल ठीक है। इन एलिफेंट हर्ड द ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट डिसाइड द एलिफेंट, एक ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट होती है इसमें जो डिसाइड करती है, ये भी आपका क्या है, एनसीईआरटी का बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो अब इसमें देखो, इसमें 200 kg नहीं, अब मोर देन नहीं होता, ठीक है, इसमें क्या होता है, मोर देन नहीं होता। तो अब हम देखेंगे ए और सी डी के हमें मिल रहा है, बिल्कुल है हमारे पास इसमें, तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये एग्जैक्ट 200 है, ठीक है, इसका 200 मोर देन नहीं होगा, इसलिए ये नहीं है, ठीक है। तो इनको 2 से 4 घंटे सोते हैं, बिल्कुल ठीक है। मिट्टी में खेलना बिल्कुल पसंद है उनको, ताकि उनकी जो स्किन है वो ठंडी रहे, बिल्कुल ठीक है। ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट होता है, ठीक है, यहाँ पर 14 साल तक बच्चा रहता है फिर उसका एलिफेंट का इनके साथ, बाकी बड़ा होने के बाद वो अलग हो जाता है, लेकिन ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट ज़रूर होती है, ठीक है। तो ये ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर, ठीक है फ्रेंड। तो आज के लिए हमारे क्वेश्चंस इतने ही थे। यहाँ पर हमारा एक पूरा सेट ईवीएस का कंप्लीट हो जाता है, जिसमें हमने कंटेंट के भी और अपने पैडा के भी सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, ठीक है। तो अब मिलते हैं अपने ईवीएस के दूसरे पेपर में, ठीक है, जिसके हम कंटेंट के और फिर अपने पैडा के क्वेश्चंस करेंगे। और आप कमेंट में लिखिए, अगर चाहते हैं एनसीईआरटी की सीरीज़ अपना स्टार्ट करना तो उसे भी हम स्टार्ट कर लेंगे, लेकिन अभी हम अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही लगा रहे हैं। यहाँ पर हमारे एक दोनों के साइंस का भी हमारा, आप अगर दोनों पेपर दे रहे हैं, मैथ और साइंस वाला भी, पेपर 2 और पेपर 1, तो आप इनको फॉलो कर सकते हैं अपने प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। और इसके लिए हम कंटेंट भी स्टार्ट कर देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेंगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और वीडियो पसंद आ रही हैं तो उनको लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।